हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, है ना। तो हम लोग सिलेबस एक बार पहले देखेंगे, ठीक है। आपके बुक में एक बार आप चेक करिए सिलेबस कि कोई टॉपिक छूटा है क्या, देखिए। तो हम लोग पहला है यूनिट 1 में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स, है ना। तो इसमें हम लोग देखिए क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ शेयर्स, इशू एंड प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग, फीचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, इशू ऑफ राइट्स, बोनस, ईएसओपीज, बायबैक, फिर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। खत्म कर लिया हम लोग, सारा चीज खत्म। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो हम लोग फाइनल अकाउंट बनाना सीखे हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये भी हो गया। फिर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग सीख गए, है ना, ये भी कवर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यूनिट 2 में है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड शेयर्स, ठीक है। तो इसमें है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कर लिए हम लोग, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर लिए, खत्म हो गया। फिर हम लोग वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी खत्म कर लिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड भी हो गया, मार्केट वैल्यू एडेड भी हो गया, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड भी हो गया, क्लियर है, ये भी खत्म। यूनिट 3 अमलगमेशन ऑफ कंपनीज एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बोलिए अमलगमेशन खत्म कर लिए हम लोग, ठीक है। फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी हम लोग खत्म कर लिए, क्लियर है, तो ये भी हो गया। यूनिट 4 अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज और पेरेंट कंपनीज, अभी खत्म कर लिए हम लोग ये तो पूरा, ठीक है। मतलब जो हमारा जितना भी हम लोग लगा था ये जरूरी है, देखिए। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखिए। फिर यूनिट 5 लिक्विडेशन ऑफ कंपनी कर लिए हम लोग, क्लियर है। हम लोग फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट, लिक्विडेटेड फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना सीख गए, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमारा लास्ट यूनिट 6, इसको भी हम लोग खत्म कर लिए, सारा टॉपिक इसका खत्म कर लिए। मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव्स, एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, है ना। फिर एक्सपीआरएन, ये सब हम लोग एनुअल फाइलिंग ये सब भी कर लिए, क्लियर है सबको। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या है टॉपिक, किस तरह से हम लोग को इसको देखना चाहिए। देखिए सबसे पहला यूनिट 1 है क्या, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और डिवेंचर। तो इसमें हम लोग को क्या चीज जानना चाहिए, कंपनी क्या होती है ना। कंपनी का डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में, है ना। तो उसमें बताया वो डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, तो इसलिए वो लर्न कर लेना है आपको, हाँ, सिंपल है, एक लाइन का ही डेफिनेशन है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या जरूरी है, तो शेयर्स के बारे में है, तो कंपनी को जानना है, कंपनी के टाइप्स को जानना है ना। और क्या है इसमें, कंपनी हो गया, कंपनी के टाइप्स हो गए। फिर हमारा देखिए जितना भी टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जैसे बोलते हैं ना, लिमिटेड बाय शेयर्स, या गारंटी है, या अनलिमिटेड कंपनी है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन, जो बोलते हैं पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, है ना। फिर अदर काइंड्स ऑफ कंपनीज भी है, जैसे ओनरशिप के बेसिस में अभी हम लोग जैसे देख रहे थे, है ना, जैसे होल्डिंग ऑफ सब्सिडियरी, देखिए किसका, कंट्रोल के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे। आपके बुक में भी चार्ट बना हुआ है, तो जिसका चार्ट बना सकते हैं, बनाना चाहिए अगर सॉरी क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह नेशनलिटी के बेसिस है और अदर बेसिस भी है, तो देख लीजिएगा। फिर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या कंपनी के, तो एमओए है, एओए है ना, मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। शॉर्ट नोट्स में ये सब आ सकता है, या इंट्रोडक्शन में हम लोग देख सकते हैं। कंपनी का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ये सब होते हैं। फिर एक और चीज जो इसमें शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कैसे कंपनी फॉर्म होता है ना। तो उसका अलग अलग स्टेजेस है ना, क्या क्या है, प्रमोशन है, इनकॉर्पोरेशन है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। एक मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। फिर देखिए शेयर कैपिटल हम लोग जाने, शेयर कैपिटल क्या होता है, जो हम लोग शेयर के रूप में जो पैसा प्राप्त करते हैं उसको क्यूमुलेटिव रूप से क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह का काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़े, है ना, क्या चीज, इक्विटी और फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये हम लोग को शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। फिर टाइप्स ऑफ कैपिटल, क्या होता है टाइप्स ऑफ कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, है ना। फिर उसका भी अलग अलग टाइप है, जैसे इशूड में है तो इशू हुआ है या अनइशूड है ना, क्लियर है। कॉल्ड अप है या कॉल नहीं किए हैं, अनकॉल्ड है, तो उसका पूरा चार्ट बहुत अच्छा चार्ट है, वो कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल का डिफरेंस, है ना, और इसके साथ ही रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। क्लास में भी हम लोग बताए थे, ये थे हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ना। रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि हम क्या किए, इसको अभी नहीं बुला रहे हैं, इसका पैसा नहीं मांग रहे, कब मांगेंगे, जब कंपनी बंद होगा तब, मेन यूज के लिए जो हम सहेज लेते हैं। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जब मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है वो कहाँ चल जाता है, कैपिटल रिजर्व, क्लियर हो गया, ठीक है। उसको हम लोग अलग से शो करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में।
और क्या, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसमें फिर और क्या देखेंगे, शेयर्स। शेयर्स कितना होते हैं, दो तरह के, क्या, इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है। तो इस पे भी आ सकता है, ठीक है। फिर टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर्स का कितना टाइप्स होते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। चार तरह के है ना मेनली, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, उसी से हो गया, कन्वर्टिबल, रिडीमेबल और पार्टिसिपेटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और एक और इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है। क्लियर है सबको, ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखिए डिफरेंस स्टॉक और शेयर्स का भी दिया हुआ है, 1 मार्क्स में हम लोग पढ़ सकते हैं या शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है क्या है डिफरेंस, ठीक है। शॉर्ट नोट्स के लिए फिर देखिए इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स का क्या कैसे होता है, तो इशू ऑफ शेयर्स का हम लोग देख रहे हैं इसमें, है ना, कि पब्लिक कंपनी को क्या होता है, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्राइवेट कंपनी को रिस्ट्रिक्शन होता है ना, वो लोग नहीं पब्लिक को इशू कर सकते, है ना। और हम लोग पढ़े इसमें कि शेयर इशू हो सकता है दो तरीके से, एक कैश से, मतलब उसका पैसा ले रहे हैं, और एक क्या होता है अदर देन क्या, जैसे मशीन हम बेच रहे हैं, मशीन हम खरीद रहे हैं, क्या देके, शेयर देके, तो पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना, या कितना अमाउंट के लिए पैसा नहीं ले रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, अदर देन कैश के लिए इशू कर रहे हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग वेंडर से हम लोग कुछ खरीद रहे हैं या कोई बिजनेस ही ले रहे हैं, कितना हम शेयर इशू कर रहे हैं, कब, जब पैसा उसका नहीं ले रहे, तो क्या कहलाता है, अदर देन कैश, ठीक है। कुछ और ले रहे हैं, मशीन ले रहे हैं किसी की तरफ, ठीक है, तो जब पैसा नहीं लेते हैं। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जानते हैं कि शेयर इशू करते हैं हम लोग या तो पार में इशू करते हैं या प्रीमियम में या डिस्काउंट, है ना, क्लियर है यहाँ तक, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट में इशू किया जा सकते हैं, ठीक है। फिर और भी टॉपिक्स है वो आप देखिएगा, जर्नल एंट्रीज हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इशू ऑफ शेयर का, तो हम लोग जानते हैं या तो लंप सम में एक बार में हम वो पैसा ले रहे हैं, या क्या करते हैं इंस्टॉलमेंट में, जो एप्लीकेशन आता है, अलॉटमेंट आता है ना, ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जितना भी फाइनल होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को प्रैक्टिकल के लिए भी ये हमारा इंपॉर्टेंट शेयर है ना, ठीक है। और इसमें क्या क्या हम लोग देखें कि इसमें क्या होता है, जब इशू करते हैं हम लोग, इशू करने के बाद कभी कभी क्या होता है, पैसा नहीं देते तो क्या करते हैं, फोरफीट करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो फोरफीचर का भी क्या एंट्री होता है, फिर इशू का भी क्या एंट्री होता है, इशू कर दिया। तो जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है, फोरफीचर से इशू तक का भी क्वेश्चन आता है ना, ज्यादातर क्या होता है कि कंपनी इतना इशू किए, फिर कुछ शेयर फोरफीट कर लिए, उसको इशू किया, आपको क्या करना है, एंट्री करना, चलिए एंट्री करें। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ये चैप्टर हमारे लिए प्रैक्टिकल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा लगभग आता ही है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग एक ये भी देखे हैं कि कॉल्स इन अर्लियर, कॉल्स इन एडवांस, है ना, क्लियर है। तो ये सब का भी हमको ध्यान रखना है। फिर जब हम लोग का ये चैप्टर हो गया, तो इसमें हम लोग फिर देखे क्या, हम लोग अलग अलग चीजों को देखे, जैसे राइट शेयर्स देखे। राइट शेयर्स क्या होता है, पहले ही से जो शेयर होल्डर्स है उनको जब अधिकार दिया जाता है कि पब्लिक को ऑफर करने से पहले क्या दे रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप क्या करें, कंपनी का जो शेयर्स है वो आप पहले खरीद सकते हैं, बाय बैक। और फिर क्या होता है, बोनस शेयर, बोनस शेयर में क्या होता है, फ्री में इशू कर देते हैं उनको, और उसका रेशियो देखना है कि कितना रेशियो में, जैसे राइट शेयर का भी रेशियो होता है 2:1, इसी तरह बोनस शेयर का भी होता है 1:1 या 2:1, जो भी रेशियो है। और लास्ट क्या है, बायबैक। बायबैक में क्या होता है कि अपना ही शेयर्स को क्या करती है, कंपनी खरीद लेती है ना, क्लियर हो गया। अपना ही शेयर्स को जब खरीद लेती है तो उसको क्या बोलते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और इसमें फिर क्या हम लोग देखे, हम लोग ईएसओपी भी देखिए। ईएसओपी क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो उसका भी एंट्रीज हम लोग देख लिए। फिर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का इशू और रिडेम्पशन वाला चैप्टर ही था जो हम लोग अलग अलग देखे, है ना। प्रेफरेंस शेयर का इशू करते हैं तो क्या है, और डिवेंचर का इशू करते हैं तो क्या, सेम ही एंट्री है जिससे कर रहे थे हम लोग शेयर्स का। क्लियर है, लेकिन रिडेम्पशन में अंतर है ना। रिडेम्पशन में क्या है, हमारा बायबैक हो रहा है किसका, इक्विटी शेयर्स वाला का। प्रेफरेंस शेयर वाला जब हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग एक बड़ी लीफ क्या करते हैं, पहले फुली पेड अप बनाते हैं उसको, है ना। और उसमें क्या बनता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सीआरआर बनाते थे ना हम लोग। और इसमें क्या बनता है, डिवेंचर वाले में डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेनली थ्योरी के लिए भी है ये, क्या कि प्रेफरेंस शेयर का क्या आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, और रिडेम्पशन का क्या मेथड्स है। क्लियर हो गया। इसी तरह डिवेंचर का, डिवेंचर क्या है, उसका टाइप्स क्या है, और रिडेम्पशन का क्या मेथड्स है। क्लियर हो गया, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोलैटरल सिक्योरिटी वाला डिवेंचर जब इशू करते हैं उसका क्या होगा, या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। अकाउंटिंग, जर्नल एंट्रीज जितना भी है किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा
प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो लिखा है, तो हम लोग को फॉर्मेट जानना है किसका, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं हम लोग कंपनी में, ठीक है। तो जब भी हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे तो हेडिंग ठीक से देंगे। हाँ, क्या है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये है बैलेंस शीट, है ना, पूरा फॉर्मेट बनाना है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ क्या हो सकता है, बस आपका क्वेश्चन आ जाए फॉर्मेट बनाएंगे, क्लियर हो गया, क्लियर है। फिर हम लोग तो, और हम लोग को एक चीज पे ध्यान रखना है कि जितना भी आइटम्स आते हैं किसमें, बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है, किसी का भी शॉर्ट नोट आ सकता है। जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, करंट एसेट किसको बोलते हैं, नॉन करंट एसेट किसको बोलते हैं, तो हम लोग पढ़े थे ना, करंट एसेट ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो गया या कितना महीना के अंदर हो गया, है ना, जो अलग अलग कंडीशंस है, तो वो हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक क्या, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल किसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बाकी वाला भी आइटम जो है, जो हमारे बैलेंस शीट और किसी का भी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। जैसे आपको एक्सप्लेन करने आ गया कि चलिए इसमें जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप बनाते हैं उसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है बताइए, क्लियर होगा। कंसोलिडेटेड का अगर बात करें तो उसका भी कोई भी आइटम मतलब पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग क्या होता है बोलिए, जिसे इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश हम लोग दिखाते हैं। तो इसमें 3 तरह का एक्टिविटी होता है, कौन कौन सा बोलिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और लास्ट फाइनेंसिंग, वेरी गुड। तो लास्ट फाइनेंसिंग, तो इसमें 3 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। हम लोग ये क्यों बनाते हैं, ये देखने के लिए कि साल भर में हमको ऑपरेटिंग से कितना कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, प्लस आया तो मतलब आया मेरा, माइनस हुआ तो ज्यादा चला गया, है ना। उसी तरह इन्वेस्टिंग से क्या प्लस और माइनस में गया है, और फाइनेंसिंग से, तो इससे क्या होगा, एक फोकस मिलता है ना कि मेरे जो मेन काम कर रहे हैं ऑपरेटिंग, उसमें मेरे को फायदा हो रहा है, मतलब कैश है, कैश चाहिए कि नहीं बिजनेस चाहिए। प्रॉफिट भले ही बहुत हो, लेकिन अगर कैश ही नहीं है तो आप डील कैसे करिएगा, कंपनी बंद हो सकता है ना, पैसा ही नहीं है तो आप अपना लायबिलिटीज नहीं पे कर पाएंगे, क्लियर है। तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है पर कैश भी इंपॉर्टेंट है। कैश को क्या बोलते हैं हम लोग कि बहुत ही जरूरी पार्ट है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम लोग आते हैं यूनिट 2 वाला, तो हम लोग वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना भी सीखे, कितना मेथड था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मेनली हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट, है ना, लेकिन डायरेक्ट को भी हम लोग देख लें कि प्लस प्लस कर देते जो आता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेनली किसके लिए है, ऑपरेटिंग के लिए। कैश फ्लो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 2 तरीका है, क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्लियर हो गया। कैश फ्लो तो किसका बनता है, तीनों मिला के, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब देखिए हम लोग फिर नेक्स्ट जो हमारा है यूनिट 2, इसमें क्या वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तो गुडविल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी, हाँ आता भी। गुडविल आ सकता है, एक्सप्लेन करिए गुडविल को, उसका फैक्टर्स क्या है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ गुडविल, फिर मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, क्लियर हो गया। उसी तरह शेयर क्या होता है, उसका वैल्यूएशन क्यों जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी है, या नीड, क्यों ये वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, क्यों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते हैं, क्यों वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं, हाँ ठीक है। फिर हम लोग पढ़े वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, हम लोग पढ़े ना कि ये हम लोग क्यों बनाते हैं, ये देखने के लिए कितना हम टोटल मेरा आ रहा है, और फिर उसका एप्लीकेशन कैसे होता है ना, जैसे एम्प्लॉइज में कितना बांटे, रेगुलेटर्स गवर्नमेंट को कितना हम दिए हैं, लोन जिनसे लिए उनको कितना दिए, ठीक है। फिर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हम लोग पढ़े कि एक्चुअली में जितना हम पैसा लगा रहे हैं उससे हम कितना जनरेट कर पा रहे हैं, है ना, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। फिर मार्केट वैल्यू एडेड क्या देखे हम लोग कि हम लोग इतना पूंजी लगाए, कैपिटल लगाए हैं, असल में अब मार्केट में उसका क्या वैल्यू हो गया, क्लियर है। लास्ट हम लोग इसमें क्या देखे, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड, कि शेयर होल्डर के टर्म्स में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा आ गया, है ना। सबका फार्मूला भी है, जैसे नोपैड का इसका था ना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फार्मूला नोपैड माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कॉस्ट ऑफ, है ना, कॉस्ट टोटल कॉस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, क्लियर है। नोपैड माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे हम लोग, और आज भी हम जैसे देखे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हैं, क्लियर है सबको। चलिए शॉर्ट नोट के लिए भी WACC इंपॉर्टेंट है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर अमलगमेशन आते हैं हम लोग, अमलगमेशन में हम लोग पढ़े कि फॉर्म्स होते हैं 2, क्या होता है, प्योर अमलगमेशन जिसमें क्या हो रहा है, 2 कंपनी गई और क्या बन गई, नया कंपनी खुद बना, है ना, और एक क्या था एब्जॉर्प्शन, क्या हुआ, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है ना, ले लिया अपने अंदर।
और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली दो टाइप्स है एमलगमेशन। देखिए एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। मर्जर वाला में हम लोग क्या देंगे, 5 कंडीशन है और पांचों फुलफिल होना चाहिए। जैसे सारा एसेट्स और लायबिलिटीज आना चाहिए और 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए। किसके शेयर होल्डर, पुराने कंपनी के, नई कंपनी में, या जो कंपनी हम लोग को टेक ओवर कर ले ली है ना, इसके अंदर चले। और क्या था, बुक वैल्यू में ट्रांसफर होना चाहिए। और क्या था, बिजनेस वही बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल लगभग 5 कंडीशन है, वो हमको पता होना चाहिए। पांचों सेटिस्फाई हो गए तो क्या कहलाएगा, मर्जर, नहीं तो क्या कहलाएगा, परचेज। हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में किया था ना, A2B2 ना, ये क्या था, A B2E2, B था बिग बुक वैल्यू के लिए, B था बिजनेस के लिए, A था सारा एसेट्स, ऑल एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, E था क्या, इक्विटी शेयर होल्डर्स, और पैसा भी जो मिलेगा किससे मिलेगा, इक्विटी में। पांचों कंडीशन हो गया, क्लियर हो गया। शॉर्ट क्या बनाया, A B2E2, बस लर्न करने के लिए। ऐसे आप अपने हिसाब से भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो इसमें क्या जरूरी है, इंपॉर्टेंट और क्या है, एक तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, एमलगमेशन ऑफ सकता है, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप्स, है ना, क्लियर हो गया। मर्जर में जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। और इसमें जो फॉलो करते हैं परचेज में, परचेज मेथड, क्लियर हो गया। हम लोग ये जान इसमें, अच्छा जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आया भी हुआ है कि जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करिए इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, जो बेच रही है ओल्ड कंपनी, और ट्रांसफरी का भी आ सकता है, ज्यादातर क्या होता है ट्रांसफरर वाला। तो दोनों ही दो जर्नल एंट्रीज किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन, ट्रांसफरर कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन, ट्रांसफरी कंपनी। लेकिन ट्रांसफरी कंपनी में 2 मेथड हम लोग पढ़े, है ना, उसमें चेंज होगा जर्नल एंट्री, अगर मर्जर में तो दूसरा और परचेज में तो दूसरा। लेकिन इसमें किसमें, मर्ज ओल्ड कंपनी मतलब ट्रांसफरर कंपनी में एक ही जर्नल एंट्री होता है। उसमें किसमें हम लोग करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट से ना सारा चीज एसेट लायबिलिटी कहां जाता है, रियलाइजेशन में जो भी टेकन ओवर है, जो नहीं किया उसको अलग से बेच दिए, खरीद लिए, वो मतलब लायबिलिटीज को सेटल किए वो। ठीक है, तो रियलाइजेशन से सेटल होता है यहाँ पे, क्लियर हो गया। और जो कंपनी खरीद रही है उसके लिए तो क्या आ रहा है, एसेट और लायबिलिटी आ रहा है। मर्जर में हम लोग एसेट और लायबिलिटी जो आ रहा है उसको किससे एडजस्ट कर रहे थे, जनरल रिजर्व से। और इसमें परचेज वाला भी किससे एडजस्ट होता है, या तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व। अगर हम ज्यादा पेमेंट कर ले तो क्या बोलते हैं, किसके लिए पेमेंट किए, गुडविल के लिए। और कम पेमेंट करना पड़ा हमको, जितना का चीज मिल रहा है किसके लिए, कैपिटल रिजर्व चलेगा, हमको फायदा हो गया, बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, है अकाउंटिंग फॉर, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़े, जब कंपनी क्या करती है, खुद को अपने से सुधारने की कोशिश करती है, वो किसी कंपनी को अपने आप को बेचती नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। उसमें क्या करती है, किसी शेयर होल्डर से मीटिंग करेगी, डिवेंचर होल्डर से मीटिंग करेगी, क्रेडिटर से मीटिंग करेगी, और क्या, जैसे कोई बोलेगी चलो हम 50,000 छोड़ रहे हैं, या मेरा हम लोग का जो शेयर कैपिटल है हम लोग 2 रुपीस पर शेयर क्या कर रहे हैं, अपने आप को छोड़ दे रहे हैं। मतलब क्या है, कंट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर बोल दी कि चलिए हम लोग इंटरेस्ट छोड़ दें इस साल का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल दी कि जैसे हमको चलिए हम लोग अभी वैल्यू डाउन कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन कर देती है, जिससे क्या बनता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन प्लस हो जाता है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाते हैं इसमें, उसमें क्या होता है, वैल्यू आता है, उससे क्या करते हैं, पुराना जो लॉस पड़ा हुआ है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद की कंपनी को सुधारते हैं, किसके द्वारा, इंटरनल मेंबर और जो क्रेडिटर्स लोग हैं उसके सहयोग से। क्लियर हो गया, क्लियर है सबको। तो इसीलिए हम लोग जो बैलेंस शीट बनता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, उसका हेडिंग में क्या लिखते हैं, लोग कंपनी का नाम लिखते हैं और क्या जोड़ देते हैं, वर्ड एंड रिड्यूस्ड। एंड रिड्यूस मतलब क्या हुआ कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किए हम लोग, और लॉ में बोला गया कि 5 साल तक या जो भी प्रेस्क्राइब पीरियड है उसमें हमको वो हेडिंग में अपना जोड़ के रखना हो। ये हेडिंग क्यों जोड़ के रखते हैं कि बाकी लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके कि क्या हुआ हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलिए आगे फिर है यूनिट 4 अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग और पेरेंट कंपनी वाला, जो मतलब हमारे इसमें कौन सा एएस है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS3। एक मार्क्स में पूछा जा सकता है ये, हाँ, कौन इशू करती है ये सब, ICAS। अब इधर आइए AS21, पहले आप लोग किया एमलगमेशन। एमलगमेशन किसके कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS14। क्लियर हो गया, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, होल्डिंग। होल्डिंग और सब्सिडियरी के लिए कौन सा AS है, AS21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया, नाम पता होना चाहिए, AS का नंबर पता होना चाहिए। कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन में आएगा उसमें आप AS लिख देते हैं तो क्या होता है, आपको फायदा मिलेगा ना, प्रैक्टिकल आंसर बना दिया आपको। क्लियर है, आपको एज मिलता है।
ठीक है। अब देखिए तो होल्डिंग ऑफ सब्सिडियरी में हम लोग देखे कि क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी का या तो 50% से ऊपर क्या ले ली है, इक्विटी शेयर्स ले ली है या पूरा ही ले ली है ना, या क्या है उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेजॉरिटी या पूरा ही क्या कर सकते हैं, वो लोग बोर्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, मतलब दो तरीके से कंट्रोल हुआ, दोनों में से एक भी तरीका हो गया तो क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। क्लियर है, इक्विटी शेयर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंटमेंट। क्लियर हो गया, मेजॉरिटी होना चाहिए, मेजॉरिटी क्या होता है 50% से ज्यादा। क्लियर हो गया, क्लियर सबको। फिर इसमें हम लोग पढ़े कि अगर मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट है तो हम क्या कहलाएंगे, होली ओन, पूरा ही ओन, मतलब सब्सिडियरी कंपनी क्या कहलाएगी, होली ओन सब्सिडियरी कहलाएगी, है ना। और अगर मेरा 50% से ज्यादा है लेकिन 100% से कम तो क्या कहलाता है, पार्टली ओन। तो जब अगर पार्टली ओन होगा तो कोई और लोग भी ओनर है, उन सबको समूह को मिला के क्या हो जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्लियर है, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब उनको भी क्या मिलता है, शेयर कैपिटल में उनका भी हिस्सा है ना। प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में उनका भी हिस्सा है। हम लोग डिस्कस किया कि प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या होता है, जिस डेट को हम एक्वायर किए उस डेट से पहले तक का जितना भी प्रॉफिट है सब क्या होगा, प्री, और उस डेट के बाद में जितना भी प्रॉफिट, रिजर्व्स, लॉस सब है वो क्या होगा, पोस्ट। प्री वाला चीज मेरा कहां से डालता है, इन्वेस्टमेंट में असर डालता है, और पोस्ट वाला चीज वो कहां से जाता है, मेरा रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। प्री वाला क्या होता है, कैपिटल, और पोस्ट वाला क्या होता है, रिवेन्यू। तो वो मेरा क्या जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्लस हो जाएगा। लेकिन प्री वाला के कारण क्या होता है, इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या होता है, मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है, और लॉस हुआ है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग आज इसका खूब सारे इलस्ट्रेशन मतलब जितना हम लोग को जरूरी लगा हम लोग वो देखे बेसिक्स, ठीक है। चलिए आगे। तो और हम लोग इसमें क्या देखें कि अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, इंटर कंपनी मतलब हम लोग हमेशा भी देखिए एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ, तो क्या करते हैं, उसको हटाते हैं ना। जैसे मेरे कंपनी में कितना है, 10 लाख डेटर है, और 10 लाख डेटर में 5,000 क्या है, कौन डेटर है, दूसरी कंपनी शामिल है जो मेरे अंडर है, या हम एलोकेशन में आ गए तो उसके अंडर। तो जो हम लोग अब बैलेंस शीट बनाएंगे या अब जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा उसमें क्या कर देते हैं, उसको माइनस। जैसे यहाँ पे हम लोग किए ना, ये ट्रेड पेबल से क्या किए, यहाँ पे सब्सिडियरी बेची थी 1 लाख का, तो किससे हटा दिए, ट्रेड पेबल से भी हटा दिए, और उस सारी किससे हटा, ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ पे स्टॉक बेची है 60,000 का, इससे भी हटा दिए, इससे भी, क्योंकि हम लोग साथ में दिखा रहे हैं ना। क्लियर है, तो साथ वाला चीज अब हट जाएगा। और अगर जैसे हम लोग देखे थे प्रॉफिट वाला भी, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कि अगर प्रॉफिट में बेचे तब तो प्रॉफिट एक साथ दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट से भी हटेगा, और इधर स्टॉक से भी वैल्यू से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जो कॉमन चीजें होती है उसको हटाते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, उसको भी हटा देंगे, कॉमन चीज एक साथ जो डील हुआ है। फिर इसमें हम लोग देखिए कि ये जब बनाते हैं तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, होल्डिंग रेशियो निकाल लेते हैं कि होल्डिंग का कितना हिस्सा होगा और माइनॉरिटी का कितना। फिर हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, कितना प्री में जाएगा, कितना पोस्ट में जाएगा, और अगर माइनॉरिटी भी है तो होल्डिंग को कितना मिलेगा और माइनॉरिटी कितना। अगर पूरा ही 100% होल्डिंग का तो सब किसका, होल्डिंग, प्रॉफिट भी किसका, होल्डिंग का, लॉस भी किसका, होल्डिंग का। और हम लोग याद इसमें ध्यान देना है कि बैलेंस शीट में हम लोग शेयर कैपिटल सब्सिडियरी का नहीं दिखाते, सिर्फ इसका दिखाते हैं, कंसोलिडेटेड वाले में होल्डिंग का, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं शेयर कैपिटल, है ना। और जो हम लोग इन्वेस्ट किए इतना शेयर कैपिटल में लगाए हैं उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। अगर ऊपर नीचे वाला दाम है, ऊपर नीचे वाला दाम मतलब हम इन्वेस्ट किए हैं 1 लाख, है ना, लेकिन शेयर लिए हैं 80,000 का, ऊपर नीचे हुआ ना, या इसी ज्यादा दिए या कम दिए तो क्या होता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, है ना, जो हम लोग आज किए जैसा इलस्ट्रेशन। क्लियर है। तो हम लोग शेयर कैपिटल नहीं दिखाते किसका, सब्सिडियरी का, सिर्फ कंसोलिडेटेड में सिर्फ किसका दिखाते हैं, हम लोग का सिलेबस में क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही तक बनाना है। हालांकि बनता है क्या, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस भी, लेकिन हम लोग के सिलेबस में वो नहीं है, लिखा हुआ है आपके कि क्या है, सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्लियर है सबको। लेकिन थ्योरी आएगा तो उसमें तो लिखेंगे ना कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एरिया 21 इसके अंदर क्या क्या बनता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनता है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है। तो रीड तो करना है आपको थ्योरी, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल वाला उसके लिए सिलेबस में अभी क्लियर हो गया अब तक, ठीक है। तो इसमें थ्योरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज होल्डिंग कंपनीज, एक्सप्लेन करना होगा आपको होल्डिंग और सब्सिडियरी को, तो ऑब्जेक्ट्स, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। जो आज लिखवा भी दिए क्वेश्चन आपको, फाइन, ठीक है। चलिए आगे, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। लिक्विडेशन में क्या होता है, कंपनी लॉ के द्वारा बनी है तो बंद किसके द्वारा होगी, लॉ के द्वारा। तो लॉ के हिसाब से जो जो रूल्स लिखा हुआ है उसको हम लोग पालन करेंगे। तो क्या है रूल्स की, जो पैसा आ रहा है आपका एसेट बेच के
उसको हम लोग एक कॉलम में दिखाते हैं ना लेफ्ट साइड में, है ना, क्या दिखाते हैं कि रियलाइज वैल्यू दिखाते हैं ना, एस्टिमेटेड वैल्यू और रियलाइज वैल्यू किसका, एसेट का, और राइट साइड हम लोग क्या दिखाते हैं, पेमेंट्स का। तो पेमेंट का ऑर्डर है, प्रायोरिटी लिस्ट है ना, कि पहले किसको देना है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन, फिर इसी तरह है ना एम्प्लॉइज का, फिर सिक्योर्ड वाला सबका जो भी है, क्लियर हो गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड, ये सब है ना। एक ध्यान रखना है कि जो प्रेफरेंशियल इसमें आते हैं, ठीक है, अनसिक्योर्ड का ही जो पार्ट रहते हैं, है ना, मतलब जो हम लोग क्लास में किए हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट किए थे उसको हम लोग को ध्यान। अच्छा, इजी होता है, क्या होता है, जितना एसेट से आया फिर क्या करते हैं, उसी पैसे को बांटते हैं, सबको बांट दिए तो लास्ट में क्या बचता है, जितना पैसा बचा किसका, ओनर्स का, प्रेफरेंस को बटेगा और लास्ट में किसको बचेगा, इक्विटी को, जितना भी पैसा बचा बैलेंस शीट में किसका, इक्विटी का। लेकिन कभी कभी हमने कुछ इलस्ट्रेशन किए कि पूरा पैसा ही नहीं बोल रहा है ना, पूरा फुलफिल नहीं हो रहा है पैसा, तो क्या होता है, जितना जितना तक मिलेगा उतना को मिलेगा, किसके हिसाब से, जो ऑर्डर है उसके हिसाब से, क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हम लोग क्लास में देखे हैं, तो इसका भी हम लोग थ्योरी में जैसे इंपॉर्टेंट देख लिए कि व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, व्हाट आर द मोड्स क्या क्या है, कैसे होता है, पढ़े थे ना हम लोग, क्या क्या क्रेडिटर्स वाला, वॉलंटरी वाला, है ना, इस तरह का रिपोर्ट के द्वारा जो होता है ट्रिब्यूनल वाला और ये सब। फिर लास्ट यूनिट है हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, किस तरह से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, क्यों जरूरी है प्रिपेयर प्रेजेंट करना, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस, नोट टू अकाउंट और जितना भी रिलेटेड रिपोर्ट्स है, क्यों जरूरी है, तब ना जानेंगे सब, है ना। जैसे हम भी अगर अपने कंपनी में, तो हम ही लोग जितना लोग हैं इन्वॉल्व वही लोग जानेंगे, लेकिन इन्वेस्ट तो बाहर वाले लोग भी किए हुए हैं, कौन, जो शेयर होल्डर्स हैं, जो हम लोग को लोन दिए हैं, इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के, है ना, तो उनको भी चाहिए ना इन्फॉर्मेशन, क्लियर हो गया। और भी गवर्नमेंट को भी तो चाहिए कि टैक्स आप सही दे रहे हैं कि नहीं, सब क्लियर हो गया सबको। तो कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी क्या है कि हम लोग अपना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करते हैं, इसको बैलेंस शीट को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, फिर नोट्स टू अकाउंट, फिर क्या है मेरा जो उससे रिलेटेड जितना डेटा है स्टेटमेंट, क्लियर है। इसी में जैसे हम लोग देखिए फिर एनुअल रिपोर्ट, कंपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है, एनुअल रिपोर्ट किसको बोलते हैं, जैसे ये मान लेते हैं पूरा मेरा क्या है कंपनी का, जैसे हम लोग जियो इन्फोकॉम का देखे, टाटा स्टील का देखे, है ना, रिलायंस, तो ये क्या है पूरा मान लेते हैं एनुअल रिपोर्ट है, कवर पेज रहता है, इसमें इंडेक्स रहता है कि किसमें कितना है, जैसे चेयरमैन का मैसेज आया, फिर जैसे एक एक करके फिर आता है, क्या आता है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट, है ना, CSR